हेलो फ्रेंड्स, आई एम आंशु गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल लीगल राइट। ये हमारी सेकंड वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन की। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की। लास्ट वीडियो में हमने 16 टू 1765 तक की बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1765 से 1858 मीन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, किस लिए आया और ब्रिटिश शासन ने क्यों भेजा। सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, इस तो उसके लिए हमको वापस अपनी पुरानी वीडियो में जाना पड़ेगा। पुरानी वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो मुग़ल बादशाह आलम थे, मुग़ल बादशाह आलम ने ब्रिटिश शासन को दीवानियाँ दे दी थी। मतलब दीवानी दे दी थी, मतलब 3 शहरों की उन्होंने दीवानी दे दी थी उनको। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांतों की, मतलब वो वास्तविक वहाँ के शासक बन चुके थे। तो जब वहाँ के वास्तविक शासक बन चुके थे, तो वहाँ की जो कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके पास जो उनके वर्कर्स थे, जो उनके कर्मचारी थे, जो उनके लोग थे जो उस कंपनी में काम कर रहे थे, उनके ऊपर लोड बढ़ गया। जब उनके ऊपर लोड बढ़ गया तो उनके पास वेतन कम था। मीन्स जो उनको उनकी वेतन मिल रहा था, तो उनके काम के अनुसार उनको ऐसा लगा कि हमको वेतन कम मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि एक सेकेंडरी सोर्स उन्होंने कर दिया, क्योंकि अब उनके पास शासन आ चुका था। वो एक शासक बन चुके थे, व्यापारिक दृष्टि के साथ साथ वो एक शासक भी बन चुके थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो भारत की जनता थी, भारत की जनता का शोषण करना चालू कर दिया। और उस शोषण में इतना उन्होंने शोषण किया कि कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होता था, वो पैसा ज़्यादा लेते थे, व्यापार दृष्टि से भी पैसा ज़्यादा लेते थे, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट कम शो करते थे। यहाँ पे उन्होंने जनता का भी शोषण किया और यहाँ पे कंपनी को भी उन्होंने प्रॉफिट कम दिखाया। तो जब उन्होंने कंपनी को प्रॉफिट कम दिखाना चालू कर दिया, तो कंपनी घाटे में जाने लगी। कंपनी घाटे में जाने लगी तो उन्होंने ब्रिटिश शासन से, जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने लोन मांगा कि हमको भाई लोन दो, घाटा जा रही है कंपनी। तो जब कंपनी घाटे में जाने लगी, तो वहाँ के उन्होंने देखा कि हाँ भाई कंपनी घाटे में जा रही है। और तो घाटे में क्यों जा रही है, और जब ये देखा कि जो वहाँ के मुलाजिम हैं, जो ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिशर्स हैं, वहाँ के जो मुलाजिम हैं, अगर छुट्टी में वापस आ रहे हैं, ब्रिटिश वहाँ पर वापस जा रहे हैं, अपने देश वापस जा रहे हैं, तो अच्छा पैसा लेके जा रहे हैं और उनकी दिन प्रतिदिन एक्सपेंसिव बढ़ती जा रही है, अच्छा कमा रहे हैं। तो उनके दिमाग में ये आया कि भाई कहीं ना कहीं पर कंपनी में कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई है। तो उन्होंने क्या किया कि एक सीक्रेट कमेटी बैठाई। जब सीक्रेट कमेटी बैठाई तो सीक्रेट कमेटी भारत में आई। सीक्रेट कमेटी ने भारत में देखा, उनको ये समझ में आया कि हाँ वाकई में कहीं ना कहीं पे त्रुटियां हैं। और उन्होंने ब्रिटिश शासन से दरख्वास्त लगाई कि भाई इस त्रुटि को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। उस वक्त उसके बाद ब्रिटिश शासन ने रेगुलेटिंग एक्ट 1973, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया। सो रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित किया गया, तो इसमें क्या किया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट के पहले जो कलकत्ता थी, बम्बई थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, इन सब के गवर्नर्स अलग थे। अलग अलग सबके गवर्नर्स बनाए गए थे, इनकी कमेटीज अलग थी। तो इन्होंने क्या किया है, इन सबको एक कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट आते ही इन सबको एक कर दिया गया। और जैसे ही वो एक में आए, तो इन सब का एक गवर्नर बना दिया और उस एक गवर्नर के नीचे 4 लोग कर दिए। और जो ये गवर्नर बनाया गया था, ये गवर्नर जो बनाया गया था, वो रेगुलेटिंग एक्ट में उसका नाम भी लिख दिया गया था। और जो 4 लोग थे उसके, वो भी लिख दिया गया था कि हाँ भाई जो 4 लोग हैं वो भी ये रहेंगे। और गवर्नर भी उसी रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बना के भेजा गया था। साथ ही साथ जो कह सकते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सिविल इलाकों के प्रशासन का अधिकार भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को ही प्राप्त था।
मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को भी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसको भी कलकत्ता, सब कुछ एक में कर दिया कि अब एक ही गवर्नर सब कुछ फॉलो करेगा। और उस गवर्नर को किसने ऑथराइज दिया था, किसने बनाया था? जो ब्रिटिशर्स के राजा ने बनाया था, जो वहाँ के जो राजा थे, इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने बनाया था। अब कलकत्ता की सरकार और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को शांति एवं युद्ध संबंधी मामलों में आदेश देने का प्राधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। तब आप युद्ध संबंधी या शांति संबंधी आदेश भी दे सकते हैं। साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। मतलब ये इतना रेगुलेटिंग एक्ट के ही टाइम पर सुप्रीम कोर्ट की प्रथा भारत में आई है। और एक सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट जो है तभी लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे। और सुप्रीम कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों में अधिकारिता प्राप्त थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस पहला जो था मुख्य न्यायाधीश था और 3 जो थे अपर न्यायाधीश होते थे। इन न्यायाधीशों को वकालत के कार्य का 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध, अगर जैसे मान लो आपको कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत की जनता को नहीं समझ में आया, नहीं पसंद आया, या वहाँ के लोगों को नहीं पसंद आया, ब्रिटिशर्स में से किसी को नहीं पसंद आया, तो वो क्या करते थे कि प्रिवी काउंसिल में भी जा सकते थे। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी, जो प्रशासन था, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन था, जो भारत उनके हाथों से निकल रहा था, ब्रिटिशर्स के हाथों से निकल रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो वो अपने हाथों में लेना चाहते थे। इसके कारण उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद ही बहुत सी चीज़ों में बदलाव आया। अब जो हमारी 3rd वीडियो रहेगी उसमें हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।